आजकल हमारे देश में एक विशेष वर्ग लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र समाप्त हो गया है का राग अलापता ही रहता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस देश पर 60 वर्ष राज करने वाली कांग्रेस ने असल में लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास किया था। इसकी शुरुआत जानने के लिए हमें स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास के पन्नों को पलटना आवश्यक है, जहां देश में सिर्फ एक ही पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यहीं से कांग्रेस ने लोकतंत्र खत्म करने के बीज बोए गए थे। वर्ष 1928 कांग्रेस पार्टी में चर्चा थी कि पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाए। कुछ सदस्य युवा नेताओं को आगे लाना चाहते थे, वहीं कुछ सदस्य अनुभवी नेताओं के हाथ में बागडोर सौंपना चाहते थे। इस बीच कांग्रेस में अच्छी पकड़ रखने वाले मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक विशेष पत्र लिखा। मोतीलाल नेहरू लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि पार्टी को जवाहरलाल जैसे युवा नेताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने इस पर सहमति नहीं जताई और मोतीलाल नेहरू ने फिर से पत्र लिखकर कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में जवाहर ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प होंगे। हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है। आजादी का यह संघर्ष आज नहीं तो कल जवाहर जैसे लोगों को ही जारी रखना होगा, इसलिए जितना जल्दी वे शुरुआत करें उतना अच्छा होगा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अगले वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे नहीं कि मोतीलाल नेहरू ने पुत्र मोह में सिर्फ एक ही बार सिफारिश की हो। वर्ष 1923 में जवाहरलाल नेहरू को नाभा जेल भेजा गया, लेकिन वहां से वे मात्र 12 दिनों में ही छूट गए। इस सहज रिहाई के पीछे उनके पिता मोतीलाल नेहरू की ही भूमिका थी। दरअसल नाभा जेल से जवाहरलाल नेहरू को छुड़ाने के लिए चिंतित मोतीलाल नेहरू ने सभी प्रयास किए। पहले उनकी लोकेशन को पता किया गया कि उन्हें किस जेल में रखा गया है, जिसके लिए उन्होंने पंजाब में कई अधिकारियों और सूत्रों की मदद ली। फिर जानकारी मिलने के बाद स्नान से लेकर कपड़े बदलने तक की व्यवस्था कर दी गई। मित्रों से, फलों से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ मंगवाने की अनुमति भी दे दी गई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को छुड़ाने के लिए मोतीलाल ने वायसरॉय से भी संपर्क किया। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस किस्से का नाभा प्रताड़ना के रूप में बताया है कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, छोटा कमरा था जिसमें चूहे भी थे और जमीन पर सोना पड़ता था। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, इसके बाद वे रिहा हुए थे। आज जिस नेहरू गांधी परिवार ने वीर सावरकर के बलिदान को भी माफीनामे के पत्र से तौलते हुए उसे नकारने के साथ साथ हास्य का विषय भी बनाया है, वह नेहरू गांधी परिवार और उसके समर्थक अपने इतिहास के पन्ने शायद ही पलटना चाहते हो। साल 1959 के बाद भारत और चीन के सैनिक लगातार एक दूसरे से नो मैंस लैंड में उलझते रहे और जो जहां पहुंचता वो वहां अपने झंडे गाड़कर वहां चौकियां बनाता रहा। इस बीच चीनी प्रीमियर चाओ एन लाई भारत आए थे। उनके बिना किसी निष्कर्ष चीन लौटने के बाद नेहरू ने नवंबर 1961 में फॉरवर्ड पॉलिसी सामने रखी। जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसमें कहा गया कि भारत को एक एक इंच चीन की ओर बढ़ना चाहिए और इसके लिए विश्व शांति के कबूतरबाज मसीहा ने हथियारों की आवश्यकता नहीं समझी। सरदार पटेल की चेतावनी के बावजूद नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापते हुए चीनी नेताओं के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त चीन चुपचाप मैकमोहन लाइन के दूसरी तरफ भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। नेहरू की ये फॉरवर्ड पॉलिसी बैकवर्ड पॉलिसी बन गई। चीनी सेना लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करती चली गई और हम लगातार पीछे हटते चले गए। विश्व शांति का मसीहा बनने की चाहत में नेहरू ये मानकर चल रहे थे कि भारत को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ माह में ही मानो नेहरू नींद से जागे और संसद में प्रस्ताव रखते हुए चीन के धोखे की बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया समझ में आ गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे। आखिरकार चीन के साथ हुए उस 1962 के युद्ध में भारत के हाथ वह दुर्भाग्यपूर्ण हार आई और भारत ने अक्साई चिन की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि खो दी। वही अक्साई चिन जिसको बंजर बताकर नेहरू कहते थे कि वहाँ एक घास का तिनका तक भी नहीं उगता। दलाई लामा अपनी पुस्तक फ्रीडम इन एक्साइल में लिखते हैं कि 1962 के बाद नेहरू ने उनके समक्ष स्वयं स्वीकार किया था कि हम मूर्खों की दुनिया में रह रहे थे। वैसे यह बात शायद ही लोग जानते हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति के मध्य संबंध कभी मधुर नहीं रहे। इसकी वजह थी दोनों के बीच मौजूद वैचारिक मतभेद। शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से हुई, जहां नेहरू राजेंद्र बाबू के खिलाफ थे और उन्हें राष्ट्रपति पद पर नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के समर्थन से राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। लेकिन नेहरू के मन की खटास बनी रही। इन मतभेदों के पीछे कई कारणों को देखा जा सकता है, लेकिन इन मतभेदों के मूल में एक कारण छुपा था। कुलीन वर्ग से संबंध रखने वाले चाचा नेहरू विचारों से विदेशी ही रहे। वे कपड़े भी विदेशी ही पहनना पसंद करते थे और जैसे कि हम जानते ही हैं, उनकी मित्र मंडली में भी तमाम विदेशी नाम ही मौजूद थे। शायद यही कारण था कि नेहरू के मन में बिहार के साधारण सी पृष्ठभूमि वाले राजेंद्र बाबू के प्रति हीन भावना झलकती थी।
नेहरू पश्चिमी सोच को पहचानते थे और राजेंद्र बाबू बिहार की ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले नेता थे। इसी साधारण पृष्ठभूमि से आने के बाद भी राजेंद्र बाबू अच्छे शिक्षित नेता, वकील और कुशल प्रशासक भी थे। ये घटना कैसे भूली जा सकती है जब नेहरू ने सोमनाथ मंदिर से किनारा किया था। वर्ष 1951 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, जहां एक और मंदिर बनवाने में के.एम. मुंशी और सरदार पटेल का सहयोग रहा। वहीं पंडित नेहरू ने इसे हिंदू रिवाइवलिज्म का प्रयास बताकर इसमें किनारे हो गए। डॉक्टर प्रसाद को जब इस उद्घाटन का न्योता आया तो नेहरू ने उन्हें पत्र भेजकर वहां ना जाने की सलाह दी, लेकिन प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया था कि वह मंदिर के उद्घाटन के लिए जरूर जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू की भी सिर्फ मंदिरों को लेकर ही मतभेद नहीं रहा, बल्कि हिंदू कोड बिल पर भी दोनों के विचार अलग थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस कानून से हिंदुओं का पारिवारिक जीवन व्यवस्थित होगा। तब डॉक्टर प्रसाद का कहना था कि लोगों के जीवन और संस्कृति को इतने बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की नजर में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, इसलिए उनकी विदेश यात्राओं के प्रस्ताव वे लटकाते रहते थे। वहीं एक बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनारस यात्रा के दौरान खुले आम पुजारियों के पैर छू लिए तो नेहरू नाराज हो गए और इस पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ अपना विरोध जताया भी। नेहरू ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की आपत्ति पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर प्रसाद द्वारा सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में मुंबई जाने पर भी पंडित नेहरू को आपत्ति थी। तत्कालीन केंद्र सरकार में मंत्री रहे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में बताते हैं, जब सरदार का मुंबई में देहांत हुआ उस वक्त जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाएं। जवाहरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बम्बई ना जाएं। ये ऐसा विचित्र आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद स्वीकार नहीं कर सके। इस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा, नेहरू का तर्क था कि राष्ट्र के मुखिया को एक मंत्री के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए, यह एक गलत नजीर होगी। राजेंद्र प्रसाद को लगा कि नेहरू ऐसा करके सरदार पटेल के कद को ओछा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गादास के अनुसार प्रसाद के दूसरे कार्यकाल को रोकने के लिए पंडित नेहरू ने दक्षिण भारत के कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री चूंकि उत्तर भारत से है इसलिए राष्ट्रपति दक्षिण से होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्रियों ने क्षेत्रीयता के आधार पर चयन में कोई रुचि नहीं दिखाई और राजेंद्र प्रसाद को दोबारा चुने जाने का पक्ष लिया। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहने के बाद जब राजेंद्र प्रसाद पटना जाकर रहने लगे तब नेहरू ने उनके लिए एक सरकारी आवास तक की व्यवस्था नहीं की थी। कुछ लोगों का मानना है कि आज के दौर में ही सिर्फ राजनीति परिवारवाद से ग्रसित है, लेकिन यह राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे जिन्होंने कभी परिवारवाद का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब समांतर राजनीति में नेहरू जैसे राजनेता सिर्फ परिवारवाद की राजनीति में लिप्त थे। इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित इसका ही उदाहरण है। लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस के काले अध्यायों में इंदिरा गांधी में शासन काल को कैसे भूला जा सकता है, जब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में झोंक दिया था। मीसा जैसे कानूनों के तहत अवैध गिरफ्तारियां की गई। आजाद भारत के सबसे कुख्यात कानूनों में से एक मीसा कानून साल 1971 में लागू किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया। सत्याग्रहियों को पुलिस थाने में कई दिनों तक बिना FIR और बिना कानूनी सुविधा के बिठाए रखा गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था और भयावह भी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीनों की अवधि के आपातकाल के दौरान राजनेताओं से लेकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने और पढ़ने वाले छात्रों तक को भी नहीं छोड़ा गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से ली गई एक किताब टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया में देश भर के उन तमाम किस्सों को रखा गया था जिन पर आपातकाल के नाम पर पुलिस या बर्बरता बरसाई गई। ये सब इंदिरा गांधी के इशारों पर और उन्हीं के आदेश से हो रहा था। ऐसे ही कुछ किस्सों का जिक्र इस किताब से मिलता है, जैसे 80 साल के पूर्व PM मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया गया। उनकी बहू को हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा ताकि वो उन्हें मिल सके। सांसदों से संसद में भी बयान को जनता के पास पहुंचने से रोक दिए गए और पत्रकारिता पर सख्त पहरे लगा दिए गए। सत्याग्रहियों के शोषण के कुछ अमानवीय तरीके इस प्रकार से हैं। सत्याग्रहियों को उठा लिया जाता था और उन पर अत्याचार किए जाते थे। इसके बाद उनके साथ कुछ इस किस्म का सलूक किया जाता था, जैसे फौजी बूटों से उनके नंगे शरीर को रौंदना, पैर के तलुए पर लाठियां मारना, कांस्टेबल डंडे पर बिठाकर पैर की हड्डियों पर लाठी घुमाता था, पीड़ित को घंटों तक Z की पोजीशन में बिठाया जाता था, रीढ़ की हड्डी पर हमला करना, कानों पर थप्पड़ मारना जब तक वो बेहोश ना हो जाए, राइफल के बट से मारना, सिगरेट से जलाना, सत्याग्रहियों को नंगा कर बर्फ पर बिठाए रखना,
कैदियों को खाना और पानी ना देना और उन्हें अपनी पेशाब पीने पर मजबूर करना, हथेलियों को बांधकर हवा में लटकाए रखना, पीड़ितों को हवाई जहाज की तरह लटकाकर उन पर लाठियां बरसाना। इसी आपातकाल के एक मास्टरमाइंड थे संजय गांधी। माना जाता है कि जब 25 जून को आपातकाल की घोषणा हुई तो उसके बाद लगभग 2.5 साल तक संजय गांधी ने ही देश की बागडोर अपने हाथों से संभाले रखा। साल 1976 के सितंबर महीने में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी काले दिनों के रूप में याद किया गया। दरअसल उन्होंने देश भर में पुरुष नसबंदी करवाने का आदेश दिया। इस निर्णय के पीछे सरकार का दावा था कि देश की आबादी को नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन देश भर में कई लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक साल में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई। बताया जाता है कि 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्गों की नसबंदी करा दी गई। संजय गांधी का इतिहास सिर्फ आपातकाल तक सीमित नहीं है। कुलदीप नैयर अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में यह बताते हैं कि पंजाब में सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले को कैसे तैयार किया। वह बताते हैं कि संजय गांधी ने अकाली दल सरकार को चुनौती देने के लिए एक संत को खड़ा करने का सुझाव दिया और भिंडरावाले चुन लिए गए, जो वास्तव में कट्टर थे। साथ ही संजय गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक कमलनाथ ने खुद कुलदीप नैयर से कहा था कि वे अक्सर भिंडरावाले को पैसे देते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह आतंकवादी बन जाएंगे। यहाँ तक कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो पंजाब के सीएम भी थे, उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पंजाब चुनावों के दौरान कांग्रेस का समर्थन करने के लिए भिंडरावाले को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मार्क टली और सतीश जेकब द्वारा लिखित पुस्तक अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि भिंडरावाले का राजनीतिकरण करने के लिए अमृतसर के एक होटल में दल खालसा पार्टी की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जो निरंकारी सम्मेलन पर हमले से ठीक एक सप्ताह पहले हुई थी। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे जैल सिंह ने दल खालसा को अखबार के पहले पन्ने पर रखने के लिए हर पत्रकार को निर्देश दिए थे। उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए भिंडरावाले को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल इतना ही नहीं, अ सेंटेनरी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक में एक अन्य खंड में उल्लेख किया गया है कि कैसे जैल सिंह और संजय गांधी ने भिंडरावाले के उदय में योगदान दिया, जिसने अकालियों को कमजोर किया, लेकिन बदले में प्रांतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। संजय गांधी, कमलनाथ और जैल सिंह का सामूहिक प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन में ही संभव हो सका। इस नेटवर्क की पुष्टि लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रांड ने की थी, जिन्होंने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था। ANI की प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट एपिसोड में उन्होंने उल्लेख किया कि इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को फ्रैंकेनस्टीन बनने की अनुमति दी थी, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंच गया तो उसे नष्ट भी कर दिया गया। वास्तव में खालिस्तान वह उग्रवाद था जिसे कांग्रेस धीरे धीरे खाद पानी दे रही थी। इसी का परिणाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या की थी। इसके बाद देश में सिखों का नरसंहार हुआ। खासकर दिल्ली सिख विरोधी दंगों का केंद्र बन गया था। सिख दंगों में कांग्रेस भले ही अपनी सक्रिय भूमिका को हमेशा से नकारती आई हो, लेकिन सिख दंगों से जुड़ा इतिहास और तथ्य कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखते। जगदीश टाइटलर सिख नरसंहार में अकेले आरोपित नहीं थे, जिन्होंने कांग्रेस में न केवल अपनाया बल्कि पार्टी संगठन में बड़े बड़े पद भी दिए और जिम्मेदारी भी दी। स्वर्गीय हरिकिशन लाल भगत 70 और 80 के दशक में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे। वे दिल्ली के मेयर से लेकर 6 बार सांसद तक रहे। साल 1983 के चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने के बाद उन्हें दिल्ली के बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता था। वे कानून मंत्री रहे और सूचना और प्रसारण मंत्री भी। भगत 1984 में सिख नरसंहार में परोक्ष रूप से घिरते नजर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार भगत को संरक्षण देती रही। संरक्षण ऐसा कि वर्ष 1991 में भगत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े। हालांकि लाल भगत यह चुनाव हार गए। वर्ष 1996 में कड़कड़डूमा अदालत ने लाल भगत को जेल भेज दिया। वर्ष 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी भगत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सिख दंगों की जांच के लिए बना नानावटी आयोग ने भी लोगों को उकसाने में भगत की भूमिका को स्वीकार किया था। हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार ने भगत की खराब सेहत का हवाला देकर केस ही बंद कर दिया। सिख नरसंहार की न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील HS फुल्का बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नरसंहार में शामिल पार्टी के नेताओं को दंडित करने की बजाय उनको ऊंचे पदों पर बिठाया। फुल्का ने यह बयान वर्ष 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा देने के बाद दिया था। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि आरोपियों को राजनीतिक लाभ प्रदान किया गया। सज्जन कुमार बीते 3 दशक से कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता के तौर पर रहे हैं। सज्जन कुमार के ऊपर भी सिख नरसंहार में लोगों को उकसाने का आरोप था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया था। वर्ष 2018 में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद से वह जेल में ही है।
1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस ने सज्जन कुमार को ना तो अपने दल से अलग किया, कार्रवाई करनी तो दूर की बात है, कांग्रेस ने उल्टा सज्जन कुमार को राजनीति में सक्रिय बनाए रखा। वर्ष 1991 और 2004 में सज्जन कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा तक पहुंचे। सज्जन कुमार तो लोकसभा पहुंचे ही, इसके अलावा कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो सिख दंगों में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। कमलनाथ, जो एक दौर में राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र थे, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सिखों के नरसंहार में कमलनाथ की भूमिका को लेकर आज भी सवाल उठते रहते हैं। 1984 में एक गुरुद्वारे के बाहर सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में उन्हें न्यायपालिका से लेकर SIT के समक्ष पेश होना पड़ा। वहीं सिख समाज आज भी कमलनाथ की सिख दंगों में भूमिका को लेकर मुखर रहता है। साल 2016 में कमलनाथ को पंजाब चुनावों का प्रभारी बनाने पर भी खूब बवाल हुआ था। पंजाब के स्थानीय राजनीतिक दलों ने कहा था कि कमलनाथ को 1984 में उनकी बड़ी भूमिका के लिए कांग्रेस अवार्ड दे रही है। विवाद इतना बड़ा कि कमलनाथ को इस्तीफा तक देना पड़ गया। कांग्रेस का इस मामले में बैकफुट पर आ जाना सिख दंगों में की गई भूल की ओर संकेत कर रहा था। ऐसी तमाम घटनाएं जिसमें कांग्रेस एक्शन लेना तो दूर, उनमें सुधार तक करती नजर नहीं आती है। इसका एक बड़ा उदाहरण सैम पित्रोदा है। ये वही पित्रोदा हैं जो लंबे समय से गांधी परिवार के सिपाह सालार रहे। सैम पित्रोदा ने सिख दंगों के एक सवाल पर वर्ष 2019 में कहा था कि हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा का यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस सिख विरोधी दंगों को लेकर पश्चाताप करने के बजाय गर्व की अनुभूति करती है। सिख विरोधी दंगों के लिए गर्व की अनुभूति करने वाले कांग्रेसी नेताओं को पार्टी हमेशा पोषित करती आई है। इसका एक और उदाहरण यह है कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन तक बना दिया। सैम पित्रोदा अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। वर्ष 1984 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता सिख विरोधी दंगों को लेकर एक ही लाइन पर चलते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस आज भी अपने नेता यानी राजीव गांधी के बयान बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है पर कायम नजर आती है और 38 साल बाद भी इसी बयान को प्रासंगिक बनाने में जुटी है। सिख विरोधी नरसंहार जुड़े नेताओं को कांग्रेस ने पार्टी संगठन के उच्च पदों पर जिम्मेदारी देकर एक तरह से इनाम दे दिया है। हालांकि सिखों के नरसंहार पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगने के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चुना। मनमोहन सिंह ने सिख समुदाय से माफी तो मांगी, लेकिन अभी भी यह प्रश्न उठता है कि इस दंगे के असल कर्ता धर्ता नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने आज तक सिख समुदाय से माफी मांगने का साहस क्यों नहीं किया। माफी तो कांग्रेस को अपने गठबंधन के साथियों से भी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस भले ही इंडी गठबंधन को कर्ता धर्ता बना रही है, माफी तो कांग्रेस को अपने गठबंधन के साथियों से भी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस भले ही इंडी गठबंधन को कर्ता धर्ता बना रही है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1979 में इस सरकार में शामिल चौधरी चरण सिंह ने बगावत कर दी। बताया जाता है कि कांग्रेस ने चरण सिंह को इस बगावत के बदले प्रधानमंत्री पद पर समर्थन का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में चरण सिंह से कहा गया कि विश्वास मत के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन तभी मिलेगा जब वे इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लेने का आश्वासन देंगे। चरण सिंह ने यह सौदेबाजी मंजूर नहीं की और इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चुनाव हुए और इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनी। वर्ष 1990 में यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने चंद्रशेखर को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और जब अपनी मनमानी ना चली तो समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। यही पैटर्न कांग्रेस ने वर्ष 1997 में देवगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार गुजराल सरकार के साथ अपनाया, जब बारी बारी से कांग्रेस ने दोनों सरकारों से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने का काम किया। ये है कांग्रेस के लोकतंत्र की परिभाषा। दरअसल कांग्रेस पार्टी में स्वयं आंतरिक लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं। 24 साल बाद ऐसा हुआ था कि कोई कांग्रेस अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से है। इससे पहले गांधी परिवार से बाहर अंतिम अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, लेकिन क्या गांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष पद से दूर हो जाएगा? गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष पद का नाता काफी पुराना है। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पद के लिए पहले चुनाव वर्ष 1950 में हुए। यह चुनाव भी गांधी परिवार बनाम गैर गांधी परिवार से जुड़ा हुआ रहा। उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन तथा आचार्य कृपलानी के बीच मुकाबला था। टंडन सरदार पटेल के साथी माने जाते थे तो वहीं कृपलानी नेहरू समर्थित। यहीं से शुरू हुआ नेहरू गांधी परिवार और अध्यक्ष पद का एक नया सिलसिला। स्वतंत्रता के पश्चात पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। माना जाता है कि टंडन सरदार पटेल के प्रिय थे, लेकिन नेहरू से उनके विचार नहीं मिलते थे। अक्टूबर 1949 में जब नेहरू विदेश यात्रा पर थे, तब सरदार पटेल ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए कांग्रेस की समिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था।
लेकिन विदेश से वापस आते ही पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। इस प्रस्ताव ने कांग्रेस में मतभेद पैदा किया। इसके बाद हुए वर्ष 1950 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में टंडन विजयी हुए और नेहरू के प्रत्याशी आचार्य कृपलानी पराजित हो गए। इस हार से इतने नेहरू आहत हो चुके थे कि उन्होंने कार्यकारिणी में रहने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें मना लिया गया, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह का बीजारोपण हो चुका था। अंततः स्थिति यह आई कि टंडन कांग्रेस व सरकार पर से पंडित नेहरू का प्रभाव समाप्त करने में विफल रहे। दरअसल कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष के तौर पर कभी अपनाया ही नहीं था। इसके बाद पंडित नेहरू के दबाव में आकर उन्हें अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद सरदार पटेल भी अस्वस्थ हो गए और 15 दिसंबर 1950 को पटेल के देहांत के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त हो गया। परंतु कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में यह अंतिम रार नहीं थी। बात है वर्ष 1959 की। फरवरी माह आते आते इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन चुकी थी, लेकिन अगले वर्ष 1960 में इंदिरा की जगह कामराज अध्यक्ष बने। यह वही कामराज थे जिन्होंने 1963 में अपना कामराज प्लान लागू किया, जिसके अंतर्गत सभी कांग्रेसी बड़े नेताओं को इस्तीफा देकर वापस संगठन के लिए कार्य करना था। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेसी नेताओं का एक गुट अधिक सक्रिय हो गया, जिसे सिंडिकेट कहा गया। इसी सिंडिकेट के नेता थे कामराज, जो 1964 से 67 तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी रहे। सरकार संगठन से जुड़े सारे फैसले सिंडिकेट द्वारा ही लिए जाने लगे थे। इसमें इंदिरा गांधी की राय शामिल नहीं होती थी। शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा के लिए यह सिंडिकेट चुनौती साबित हो रहा था। इंदिरा 1967 का लोकसभा चुनाव बिना सिंडिकेट के समर्थन पर लड़ रही थी और इस चुनाव में इंदिरा के जीतने का परिणाम यह हुआ कि सिंडिकेट गुट निष्प्रभावी हो गया। इसके बाद सत्ता एवं कांग्रेस संगठन के केंद्र में नेहरू परिवार ही रहा। इंदिरा के बाद राजीव और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद नरसिम्हा राव बिना चुनाव के ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनते रहे। लेकिन इस कहानी में एक बदलाव तब आया जब पार्टी अध्यक्ष पद का अगला चुनाव 20 साल बाद 1997 में हो रहा था। इस चुनाव में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। सीताराम केसरी को भारी मतों से जीत मिली। हालांकि उनकी यह जीत कुछ ही वक्त में सिफर होने को थी। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सोनिया गांधी भी इस प्रचार में सक्रिय रही, लेकिन कांग्रेस के एक गुट ने इस हार का ठीकरा सीताराम केसरी पर फोड़ दिया था। जबकि सीताराम केसरी ने पूरे चुनाव में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया था। कांग्रेस नेताओं ने माना कि सीताराम केसरी के कमजोर नेतृत्व के चलते पार्टी को सोनिया गांधी के प्रचार का फायदा नहीं मिल पाया। यहाँ से सीताराम को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की पटकथा शुरू हुई। सीताराम केसरी पिछड़ी जाति के थे, जिसका उल्लेख वह अपने भाषणों में भी करते थे। इससे सोनिया गांधी नाराज होने लगी। पार्टी में अपने खिलाफ माहौल बनते देख सीताराम ने अपना इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस अध्यक्ष का पद पुनः गांधी परिवार के पास आ गया था। सोनिया गांधी नई अध्यक्ष बन चुकी थी। बताया जाता है कि बैठक समाप्त होने के बाद ही सीताराम केसरी का नेम प्लेट उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया और सीताराम केसरी 24 अकबर रोड को छोड़कर जा ही रहे थे, तभी यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खोलने का भी प्रयास किया था। सोनिया गांधी का कार्यकाल शुरू होने के बाद ही वर्ष 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया के खिलाफ बगावत की। वह इटली मूल की सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ थे। बगावत की कीमत उन्हें पार्टी से बाहर होकर चुकानी पड़ी। इसके बाद राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद ने इस वंशवाद के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। राजेश पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। वर्ष 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने वंशवाद के खिलाफ लड़ने की ठानी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में 7,542 वोटों में से उन्हें सिर्फ 94 वोट मिले। इसके बाद वर्ष 2001 में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद पूर्ण तरीके से अब गांधी परिवार के पास आ गया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद पूर्ण तरीके से अब गांधी परिवार के पास आ गया था। संगठन की इस पद को अधिक शक्ति तब प्राप्त हुई जब 2004 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसमें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। कारण आज तक स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन माना जाता है कि इटली मूल की होने के कारण उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। यही बात कहकर भाजपा ने भी उनका विरोध किया था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन शक्ति का केंद्र कांग्रेस का अध्यक्ष पद ही रहा। यह विदेशी दौरे समेत कई मौकों पर साफ देखा गया कि जहां प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर प्रधानमंत्री के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वागत किया गया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जब 2013 में राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार द्वारा लाए गए फैसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फाड़कर फेंक दिया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपने एक दावे में बताते हैं कि राहुल गांधी के इस अध्यादेश फाड़ने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा देना चाहते थे। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। इसका परिणाम 2014 चुनावों में नजर आया भी।
2014 के बाद कांग्रेस जहां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रियंका वाड्रा भी सक्रिय राजनीति के लिए तैयार हो रही थी। फिर एक समय तो प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के भी चुनावी पोस्टर भी नजर आने लगे और उनके भी सक्रिय राजनीति में आने के कयास लगने लगे। यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों में रॉबर्ट प्रियंका के पुत्र रेहान वाड्रा भी चुनावी रैलियों के मंच पर नजर आने लगे। 2019 लोकसभा चुनाव तक आते आते भी कांग्रेस परिवार इसी उधेड़-बुन में व्यस्त रहा। चुनावी परिणाम एक बार फिर उनके पक्ष में नहीं था। राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं और सोनिया गांधी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन जाती हैं। लेकिन क्या अध्यक्ष पद से इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की समस्या का समाधान था? गांधी परिवार में अध्यक्ष पद एक खेल की भांति इधर से उधर सरकाया जाने लगा। वही चुनावों में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद कुछ बड़े नेताओं के द्वारा पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव की मांग तेज होने लगी, जिन्हें G23 कहा जाने लगा। यह ग्रुप कांग्रेस हाईकमान से चिट्ठी लिखकर सवाल पूछने लगा। इन चिट्ठियों को कांग्रेस हाईकमान के लिए चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि G23 का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। गुलाम नबी सिब्बल और जितिन प्रसाद ने इस्तीफा दिया तो मनीष तिवारी पार्टी के भीतर ही किनारे होते चले गए। एक बार फिर गांधी परिवार ने कांग्रेस में अपनी सर्वोच्चता का प्रमाण दे दिया था। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस पार्टी के 75 वर्षों के इतिहास को देखें तो शक्ति का एक ही ध्रुव नजर आता है, नेहरू गांधी परिवार। चूंकि अध्यक्ष पद पर सदैव यह परिवार सत्तासीन रहा और यहीं से सभी फैसले लिए जाने लगे, तो संपूर्ण कांग्रेस दल ने इसे अपनी नियति स्वीकार कर लिया। साथ ही समय समय पर इस परिवार को मिलने वाली चुनौतियों के हर्ष ने भी भविष्य में सवाल पूछने की संभावना को समाप्त कर दिया, जो कि लोकतंत्र में अनुचित माना जाता है। किसी दल का आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ उस दल के लिए नहीं वरन पूरी जनता के लिए उत्तरदायी होता है। इसी से राजनीतिक दल के मूल्य तय किए जाते हैं और यही मूल्य जनता के लिए किए गए कार्यों में परिलक्षित होते हैं।